गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्धार्थ दुबे। मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं लेट्स लोसाई क्लैट अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग रोज डिस्कशन कर रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कशन इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर फॉर करंट अफेयर्स पर्पसेस। एंड हम लोग ये पर्टिकुलर डिस्कशन जुडिशरी की नज़र से और साथ ही साथ क्लैट की नज़र से, दोनों की नज़र से डिस्कशन करेंगे। आज है 23 अप्रैल, थर्सडे। एंड आज की जो मेजर न्यूज़ हमारे लिए एग्जाम के लिए नज़र से रेलेवेंट हो सकती हैं, जल्दी से चलिए हम उनको देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या क्या न्यूज़ है। फ्रंट पेज पे तो हमारे को एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट ही देखने को मिलता है, सो वी स्टार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड पेज। वर्ल्ड पेज में एक न्यूज़ जो कंटिन्यूसली चलती चली जा रही है, आज उस पर कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंट या बहुत ज़्यादा डेप्थ का टॉपिक नहीं आया है। दैट बेसिकली पर्टेन्स टू ईरान एंड यूएस, जो दोनों के बीच में वॉर या कन्फ्रंटेशन चल रही है, बीच में सीज फायर भी हो जाती है, ये उससे रिलेटेड है। आप लोगों को इसको कंटिन्यूसली फॉलो करते चलना है इस न्यूज़ को। आई एम नॉट सेइंग कि आज की न्यूज़ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, बट इन जनरल दिस इज अ वेरी वेरी रेलेवेंट न्यूज़। और इससे रिलेटेड कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों को अलग अलग डेज पे बताता रहता हूँ जब न्यूज़पेपर में कवर होते हैं, जो आपको पढ़ने हैं। इसी के बगल में हमारे को एक और न्यूज़ देखने को मिलती है। नेपाल होम मिनिस्टर सुधान गुरुंग रिजाइन्ड ओवर फाइनेंशियल डीलिंग। नाउ आई वुडंट से सुधान गुरुंग अपने आप में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं एग्जाम की नज़र से हमारे लिए, बट डेफिनेटली जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिनके कैबिनेट का ये हिस्सा हैं, बलेंद्र शाह, नेपाल में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। और इंटरेस्टिंगली ये बलेंद्र शाह साहब या बलेंद्र शाह जी, ये एक रैपर रहे हैं, एक डीजे रहे हैं, एंड इंडिया से भी इनका नाता है, हिंदुस्तान में इन्होंने अपनी पढ़ाई करी है। ये नए प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्हीं की कैबिनेट में सुधान गुरुंग जी हैं। सो आई डाउट सुधान गुरुंग जी पे सवाल पूछा जा सकता है, पर बलेंद्र शाह 100% रेलेवेंट हो जाता है कि नेपाल का नया प्राइम मिनिस्टर कौन है। प्लीज इनका नाम मार्क करके रखिए। लेट्स गो अहेड नाउ। मीनवाइल जब हम लोग ईरान और यूएस की वॉर की बात कर रहे हैं, इसी टाइम पे हमको देखने को मिलता है कि रशिया एंड यूक्रेन में भी एक युद्ध चल रहा है, जिस युद्ध को चलते हुए अब कई साल हो चुके हैं। देयर इज नो एंड टू दैट पर्टिकुलर इशू। सो वहां पे भी ट्राइलेटरल टॉक्स की बात करी जा रही है, वहां पे भी करा जा रहा है कि किसी तरीके से यूक्रेन और रशिया के वॉर को रुकवाया जाए, जो कि यूएस कोशिश कर रहा है वॉर को रुकवाने की। टर्की भी इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा है। सो ये रेलेवेंट है, आप लोगों को इसको भी फॉलो करना चाहिए। जैसे ईरान और यूएस का वॉर रेलेवेंट है, उसी तरीके से पुतिन एंड जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जी हैं, जो कि यूक्रेन के हेड हैं, इन लोगों की भी आपस में जो टसल चल रही है, जो वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन में, दैट इज आल्सो रेलेवेंट फॉर अस। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नाउ वी कम टू द फ्रंट पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। आज when today I am talking to you, ये याद रखिएगा, today is the voting day in Bengal as well as in Tamil Nadu। आप लोग को ये याद होगा कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं, हम एवरीडे बेसिस पे न्यूज़पेपर में उसको देखते चल रहे हैं। सो आज व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू ऑन 23rd, सो हमको चुनाव देखने को मिल जाते हैं बंगाल में भी और तमिलनाडु में भी। अब बंगाल में ये जो न्यूज़ है इसको देखिए, द बिग बंगाल एक्सक्लूजन, 34 लाख अपील्स, ओनली 139 आर क्लियर टू वोट टुडे। तो हम लोग को ये देखने को मिला था कि SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो करा जा रहा है इंडिया के अलग अलग राज्यों में, जिसमें जो लोग सही इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम नहीं था, वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं था, मैं अगर इसकी बात करूं, वो कौन लोग थे? डुप्लिसिटी, जिन लोगों का नाम एक से ज्यादा जगह वोटर लिस्ट में था, जिनकी डेथ हो चुकी, जो कहीं और माइग्रेट कर चुके, इस तरीके की सिचुएशंस में नाम हटाए जा रहे थे। अब बंगाल में लाखों लोगों का नाम हटाया गया है इस पर्टिकुलर लिस्ट में। पर साथ ही साथ हमको देखने को मिल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में एक प्रोसेस को अलाउ करा गया था, जहां सुप्रीम कोर्ट के पास आप रिक्वेस्ट भी करने जा सकते थे अगर आपको मदद नहीं मिलती है। दैट इज ट्रिब्यूनल्स, अपील ट्रिब्यूनल, जहां पे आप जाके रिक्वेस्ट कर सकते थे कि भाई मेरा नाम गलत तरीके से हटाया गया है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, पर मेरा नाम हट गया है फॉर वट एवर रीजन। सो ट्रिब्यूनल से आप कह के मदद मांग सकते थे कि मेरे नाम को रीइंस्टेट करिए उस पर्टिकुलर वोटर लिस्ट में, ताकि मैं भी वोट डाल सकूं। सो अब आप देखो, ये मैं इस चीज पे क्या बोलूं, 34 लाख लोगों ने अपील करी बंगाल में
कि जी हमारा नाम गलत तरीके से हटा, बट आज जब चुनाव है उससे जस्ट पहले तक सिर्फ 139 अपील्स की सुनवाई हो पाई और फैसला हो पाया। सो अब अगर मान लीजिए कुछ लाख लोग उसमें जायज थे, तो वो उन सारे लोगों को तो वोट डालने का मौका ही नहीं मिला, उनका तो वोट वेस्ट हो गया। सो ये जब इतने बड़े देश में जब कभी कभी प्रोसेसेस करी जाती हैं, पॉजिटिव प्रोसेसेस भी करी जाती हैं, सो कभी कभी उसके कुछ ऐसे इम्पैक्ट भी आ जाते हैं जो कि नुकसानदायक भी हो जाते हैं। So at least इस आंकड़े को देख के when we look at the statistics which are in front of our eyes, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद इसमें और भी कई जेन्युइन लोग होंगे जिनके नाम कट गए होंगे और उन लोगों को नाम रीइंस्टेट होने चाहिए, बट इतना टाइम नहीं मिल पाया कि उनके नाम रीइंस्टेट हो पाए। सो फॉलो दिस न्यू एसआईआर में बार बार आपसे कहता हूँ फॉलो करना है, एपेलेट ट्रिब्यूनल डेफिनेटली हमें फॉलो करना है, ऐसे या निबंध अगर आप जुडिशरी का एग्जाम देते हैं वहां रिलेवेंट है, एसआईआर क्या है, ट्रिब्यूनल क्या है, ये क्लैट और जुडिशरी दोनों में रेलेवेंट है, तो डिपेंडिंग हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहलगाम अटैक को कल 1 साल हो गए थे, मैंने आपको कल भी बताया था, ऑपरेशन सिंदूर को अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाउ डिड इंडिया रिटेलिएट ऑपरेशन सिंदूर में, दैट्स वेरी रेलेवेंट फॉर अस। आगे चलते हैं। Hours after ceasefire extension, India bound ship among 3 attacked by Iran in Hormuz. Now Iran, याद रखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगेन जो हम लोग एक वाटर बॉडी है जहां से सारे शिप्स निकल रहे हैं, दुनिया का 20% ऑयल एंड नेचुरल गैस जिस वाटर बॉडी से निकलता है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और इसको आज की डेट में ईरान एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है। ईरान की वाटर बॉडी में आ जाता है, मतलब ये जो जिसको हम लोग मैरीटाइम बाउंड्री कहते हैं उससे रिलेट कर जाता है ये। सो ईरान और यूएस दोनों इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ईरान इस समय कंट्रोल कर रहा है, और जो शिप्स वहां से निकल रहे हैं उस पर अटैक हो रहा था। नाउ इंडिया एंड ईरान आर फ्रेंड्स, इस पॉइंट को याद रखिएगा, एंड इंडिया इज नीदर ऑन यूएस साइड नॉर ऑन ईरान साइड इन दिस पर्टिकुलर वॉर, बिकॉज इंडिया इज फ्रेंड्स विद ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। इंडिया इज फ्रेंड्स विद यूएस, इंडिया इज फ्रेंड्स विद इजराइल, इंडिया इज फ्रेंड्स विद ईरान एज वेल। तो भाई हम कैसे किसका साइड ले लें? सो इंडिया जनरली कोशिश कर रहा है कि वॉर सेटल डाउन हो जाए ताकि हमारे को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ऑयल और नेचुरल गैस के जो टैंकर्स हैं वो आते रहें। बट कल ये देखा गया कि इंडिया के लिए एक जहाज आ रहा था, उसको ईरान ने हमला करा। जनरली ईरान इंडिया के खिलाफ नहीं कुछ करता, बट कल हमको देखने को मिलता है कि एक जहाज जो इंडिया की तरफ आ रहा था उस पर हमला करा गया है, विच इज नॉट दैट गुड अ न्यूज। आई वुडंट से डेप्थ में जाना है, एक आइडिया होना चाहिए हमारे को। चलो जी नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। नॉट वेरी रेलेवेंट न्यूज, नॉट वेरी रेलेवेंट न्यूज, ये कंटिन्यूटी में मैंने आप लोगों को मार्क करा लिया जो सबसे रेलेवेंट था इसमें। नाउ एक यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है कि एक जैगुआर फाइटर ने लैंड करा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। सो यूपी में देयर इज अ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि लखनऊ जिस सिटी में मैं बेस्ड हूँ, इसी सिटी से स्टार्ट होता है एंड इट ऑलमोस्ट गोज टिल द एंड ऑफ यूपी बॉर्डर एंड बिहार बॉर्डर। आप में से आई एम नॉट श्योर कितने लोग जानते हैं पूर्वांचली सिटीज को। तो अगर मैं आपसे सुल्तानपुर की बात करूं, बनारस तो आई थिंक सब लोग ने सुना होगा, गोरखपुर की बात करूं, बलिया जो मैं इसे रिलेट करना चाहूंगा, वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ईस्ट यूपी को लखनऊ से जोड़ते हैं, तो उस पे ये पर्टिकुलर फाइटर प्लेन उतारा गया है। इंडिया में ये कोशिश करी जा रही है कि जितने भी हमारे एक्सप्रेसवेज प्रोमिनेंट बन रहे हैं उन सब में ये फैसिलिटी हो कि जरूरत पड़ने पे इफ देयर इज एन इमरजेंसी सो प्लेन्स भी उतारे जा सकें। सो ये उसी की प्रोसेस में ये चल रहा है। आई वुड सजेस्ट मार्क करके रखिए इसको कि आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो जाता है। डेफिनेटली दिस इज ऑफ रेलेवेंसी फॉर अस। ऑल्सो आप में से जो लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में नहीं जानते हैं, आई वुड सजेस्ट उसके बारे में थोड़ा सा रीड करिए, आप लोग के लिए रेलेवेंट हो जाता है। चलिए जी आगे चलते हैं। ये बाकी न्यूज़ नॉट रेलेवेंट फॉर अस। अगेन ये एक उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है, ये हमारे से एग्जाम में पूछे जाने के बहुत कम चांसेस हैं, बट अगेन दिस पर्टेन्स टू एसआईआर, जो मैं आप लोगों को बार बार बताते रहता हूँ। एसआईआर प्रोसेस चल रही है, अभी हमने फ्रंट पेज में वो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड डिस्कशन करा था, बट याद रखिए कि एसआईआर प्रोसेस धीरे धीरे पूरे इंडिया में हो रही है, एंटायर इंडिया। सो ऑब्वियसली एसआईआर के नंबर्स जो हैं, कितने लोगों के नाम हटे, कितने लोगों के नाम ऐड हुए, इज रेलेवेंट फॉर अस।
ये सारे रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए न्यूज़, आप स्किप कर सकते हो। दिस इज अ रेलेवेंट न्यूज़ फॉर अस, स्पेशली अगर आप जुडिशरी या एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो रेलेवेंट है, क्लैट में भी रेलेवेंट हो सकती है। सबरीमाला, अब सबरीमाला टेम्पल इज अ वेरी वेरी फेमस टेम्पल, पहले भी हमारे को देखने को मिल जाता है। यंग इंडिया लॉयर एसोसिएशन करके केस हुआ था, वो भी सुप्रीम कोर्ट का केस है। अभी फिर हमारे को देखने को मिल जा रहा है सबरीमाला मंदिर से रिलेटेड एक सुनवाई चल रही है, जिसको हम लोग रिलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू रिलीजन से। जिन लोगों का आइडिया हो, नहीं आइडिया है तो इसको रीड करिए, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। अगर आप क्लास स्टूडेंट हैं एंड आपको इस टॉपिक की क्लैरिटी नहीं है, प्लीज रीच आउट टू मी, आप बिल्कुल मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हुए हम इस पर्टिकुलर टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। सो यहाँ पे राइट टू रिलीजन में सवाल है, सुप्रीम कोर्ट सेज डिफिकल्ट फॉर कोर्ट्स टू डिसाइड व्हाट इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होता है कि किसी भी रिलीजन के जो इंटीग्रल पार्ट होता है, एसेंशियल पार्ट होता है, उसको हटाया नहीं जा सकता। ऐसा हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन वक्त के साथ देखा है। तो सबरीमाला से रिलेटेड भी यही इस समय सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठ रहा है। रेलेवेंट आर्टिकल फॉर यू, प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड दिस। मैंने अभी आपको पॉइंट आउट करा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू रिलीजन के कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है, रेलेवेंट फॉर अस। नाउ डिसीजन 2026, ये समय जो चुनाव हो रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि जी आज तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। सो अभी चुनाव जो आज हो रहे हैं, दे आर नॉट वेरी रेलेवेंट। जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे, दैट डे वुड बी डेफिनेटली रेलेवेंट फॉर अस, क्योंकि हमको तब नेम्स मिलेंगे, कौन जीता, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज रेलेवेंस में आई। सो दैट वुड बी रेलेवेंट। अगेन इंडियन एक्सप्रेस में पॉलिटिक्स पेज, वी कैन जनरली अवॉइड पॉलिटिक्स, याद रखना। जब भी आप पेपर पढ़ते हो, क्राइम, पॉलिटिक्स, सिनेमा, लोकल न्यूज, इस तरीके की न्यूज जनरली हमको नहीं पढ़नी होती, दे आर नॉट ऑफ मच यूज टू अस। हमसे किसी भी एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता है। नाउ तो ये पॉलिटिक्स है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इस आर्टिकल को रीड करें। विमेन्स रिजर्वेशन, बीजेपी कन्फ्रंट्स इट्स नंबर। तो अगर आप लोग को आइडिया हो तो इस समय विमेन रिजर्वेशन बिल को लेके इंडिया में बहुत डिस्कशन चल रहा है। मैं फिर आप लोग को पॉइंट आउट करना चाहूंगा, स्टूडेंट्स एटलीस्ट आप में से जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, विमेन रिजर्वेशन जो 1/3 सीट्स का होना है, ये ऑलरेडी इंडिया में पास हो चुका है, इसका ऑलरेडी लॉ है। मोदी जी की सरकार के द्वारा 2023 में, जिसको हम लोग नारी बंधन शक्ति अधिनियम से रिलेट करते हैं, ये ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करता है, बट इसको लागू अभी तक नहीं करा गया है, जिसके लिए 131st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाने की बात चल रही थी, जो कि सैटरडे को फेल हो गया। लास्ट सैटरडे की बात कर रहा हूं। सो एक एक डिस्कशन ये बना कि क्या 131st अमेंडमेंट जो फेल हुआ है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या इंडिया में विमेन रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया गया है या विमेन रिजर्वेशन फेल हो गया है? द आंसर इज नो। प्लीज रिमेंबर दैट इंडिया में विमेन रिजर्वेशन बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, वो लागू अभी तक नहीं हुआ है, वो लागू होना है। उसी को लागू करने के लिए ये 131st अमेंडमेंट करा जा रहा था, जो कि कैंसिल आउट हो गया है, जो कि नहीं हो पास हो पाया है। सो प्लीज रीड दिस न्यूज़, आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देती है विमेन रिजर्वेशन इन इंडिया से रिलेटेड, रेलेवेंट है आप लोग के लिए, प्लीज फॉलो करिएगा। ऑल्सो यहाँ पे हमको सम्राट जी की फोटो देखने को मिल रही है। दिस इज सम्राट चौधरी, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार after Nitish Kumar ji resigned from chief ministership and took up Rajya Sabha membership. चलो जी आगे चलते हैं। Not relevant news for us, not relevant news for us. Next, Modi may travel to Europe in May for India Nordic Summit. So आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स जरूरी हो जाता है ये जानना कि मोदी जी कौन सी इंटरनेशनल यात्राओं पे जाते हैं, कौन से बड़े हेड ऑफ द नेशन से मिलते हैं, कौन से मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग या अग्रीमेंट साइन करते हैं इंटरनेशनली। तो हमको देखने को मिलता है कि मोदी जी ओस्लो, जो कि नॉर्वे की राजधानी है, वहां पे इंडिया नॉर्डिक समिट होने वाला है, जिसमें उम्मीद करी जा रही है कि मोदी जी भी जाएंगे। अब ये नॉर्डिक कंट्रीज क्या हैं, लेट्स मार्क दैट। इंडिया एंड नॉर्डिक कंट्रीज विच इंक्लूड नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। ये सब यूरोप की कंट्रीज हैं स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न यूरोप के, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। प्लीज इनके नाम मार्क करके रखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि नॉर्डिक कंट्रीज क्या हैं।
इनकी मुलाकात हो रही है और इनकी मुलाकात में मोदी जी जाएंगे। ये इंडिया नॉर्डिक समिट है, याद रखना बच्चों। तो नॉर्डिक समिट पुट टुगेदर एंड इंडिया, ये ग्रुप आपस में मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप ये भी मार्क कर सकते हैं, द लास्ट समिट टुक प्लेस इन डेनमार्क कैपिटल कोपेनहेगन इन मई 2022। सो इससे पिछला जो हुआ था वो 2022 में डेनमार्क के कैपिटल में हुआ था। एंड जो फर्स्ट हुआ था इंडियन नॉर्डिक समिट, दैट वाज इन 2018, 2018 में पहला हुआ था। चलिए जी आगे चलते हैं, एडिटोरियल पेज पर आते हैं। एडिटोरियल पेज पे आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो जाता है टेल ऑफ टू स्टेट्स, आइडेंटिटी एंड एक्सक्लूजन। क्लैट की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, एज आई ऑलवेज से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एंड अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो क्लैट की, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी स्पीड, आपके टाइम होना चाहिए जब आप कोई भी आर्टिकल रीड करते हो। जुडिशरी की नजर से तैयारी कर रहे हो तो भी ये रेलेवेंट हो जाता है, बिकॉज ये डेमोक्रेसी एट वर्क उससे रिलेट करता है, ऐसे में आपको मदद करेगा, आपको इसको रीड करना चाहिए। Trump ceasefire extension, क्या ये relevant है? I wouldn't say it is very relevant, but for GLAD purposes, definitely to understand the comprehension, क्या है, क्या डिस्कशन करा जा रहा है, एनजीए में ऐसे की नजर से। अदरवाइज आप मुझसे बोलो कि क्या ये डायरेक्टली टिक करने को आ सकता है, डायरेक्टली क्लैट के पेपर में आ सकता है, फैक्चुअली तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, नॉट वेरी रेलेवेंट आर्टिकल्स फॉर अस। Rupees slide reflects problem beyond Iran conflict. Now this is a very relevant article हमारे लिए। अगर आपने देखा हो तो डॉलर टर्म्स में इंटरनेशनली हम लोग कभी भी जब रुपी के एक्सचेंज की बात करते हैं तो हम डॉलर से कंपेयर करते हैं कि भाई $1 कितने रुपए का है। सो वो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे डॉलर महंगा होता चला जा रहा है, which basically means रुपए की वैल्यू कम होती चली जा रही है इंटरनेशनली। और ईरान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें हमारे को ये ऑयल और नेचुरल गैस को लेके भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इसका क्या इम्पैक्ट आया है इंडिया में? अगर आपने देखा तो पिछले एक महीने में और तेजी से गिरा है रुपए की वैल्यूएशन। दिस आर्टिकल पर्टेन्स टू दिस। सो ये चाहे आप क्लैट दे रहे हो और चाहे आप जे दे रहे हो, इन ईदर ऑफ द केस ये आर्टिकल आप लोगों के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। यू मस्ट रीच दैट, यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ रहा है। नेक्स्ट इसके बगल में ट्रैक टू ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन इज पावरिंग अ सेफर फास्टर इंडियन रेलवेज। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग रीड। मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे डायरेक्टली सवाल हमारे पास आने चाहिए क्लैट के एग्जाम में या जुडिशरी के एग्जाम में, बट ये आपको एक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है जो कि इंडियन रेलवेज आज ऑफ टुडे क्या परिस्थिति है उसके बारे में बताता है। सो आई वुड सजेस्ट यू शुड रीड इट, नॉट कंपल्सरीली, बट इट इज एन इंटरेस्टिंग रीड। चलिए जी आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज में क्या हमारे लिए कुछ रेलेवेंट है? इकोनॉमी पेज में अगेन जस्ट इन केस अगर आप चाहें तो आप इस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। ये जो फोटोग्राफ है ये हमको देखने को मिलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी की है। इनका नाम तो हमको याद रखना ही रखना है, वेदर इट्स क्लैट एग्जाम, वेदर इट्स जुडिशरी, एलिट, आपको इनका नाम मालूम होना चाहिए। ये बोल रहे हैं वॉर, राइजिंग ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस एंड एल नीनो मे पोज इन्फ्लेशन रिस्क। एक्सक्यूज मी। सो इन्फ्लेशन क्या होता है हमारे लिए रेलेवेंट है, जब प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं हम लोग। वॉर, इस समय अगर आप देखें तो इंटरनेशनली दो वॉर्स मेजर चल रही हैं, रशिया यूक्रेन की एंड यूएस ईरान की। ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस, ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस मतलब ऑयल एंड गैस की प्राइसेस बढ़ रहे हैं जिसपे इन वॉर्स का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट है। एंड एल नीनो व्हिच इज अ क्लाइमेटिक कंडीशन, ये क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से इंडिया में लेस रेन्स होती हैं, गर्मी ज्यादा होती है। और ये एल नीनो या एनसो इफेक्ट, ENSO इफेक्ट, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन इफेक्ट, इंडिया में इस साल बोला जा रहा है। तो आप लोगों को डेफिनेटली ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि एल नीनो क्या होता है, आपके बारे में, आपको इसके बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। अगर आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये सीधे मेंस में आ सकता है ज्योग्राफी में, और अगर आप क्लैट भी दे रहे हो तो क्लैट में टिक करने के लिए क्लैट LLB में, एलिट में रेलेवेंट हो जाता है। एल नीनो होता क्या है, एल नीनो का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला क्लाइमेटिक कंडीशन है, पैसिफिक ओशन के समुद्र के पानी के टेम्परेचर में कुछ बदलाव होता है which leads to less rains in India, in Australia and Indonesia। हम तो इंडिया से रिलेटेड बात करेंगे। देन इसका एक उल्टा कॉन्सेप्ट होता है which is called as ला नीना। ला नीना जब होता है तो बारिश अच्छी मानी जाती है। सो इस साल इंडिया में ला नीना नहीं, एल नीनो के चांसेस लग रहे हैं, जिसकी वजह से
ये माना जा रहा है कि क्योंकि गर्मी पड़ेगी, बारिश कम होगी, मॉनसून कम अच्छा होगा, तो एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट आएगा, विच विल अगेन लीड टू इन्फ्लेशन। सो आई वुड सजेस्ट रीड दिस आर्टिकल, आप लोग के लिए रेलेवेंट है, एंड थोड़ा सा देखिए एल नीनो वगैरह क्या होता है, मेक श्योर कि आप उसको अपने नोट्स में तब्दील कर लें। नेक्स्ट, क्या कोई हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है आर्टिकल, हाउ CERC plans to make one grid one price a reality in power sector. Now CERC stands for Central Electricity Regulatory Commission. ठीक, अब ये जो पर्टिकुलर है ये क्लैट के लिए क्या रेलेवेंट है, मैं पहले ही बता दूं, ये क्लैट के लिए रेलेवेंट नहीं। अगर आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो, एपीओ का एग्जाम दे रहे हो, देन दिस न्यूज़ बिकम्स रेलेवेंट फॉर यू। तो आपको इस न्यूज़ को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से हर जगह पे कोशिश करी जा रही है इस रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा कि प्राइसिंग को स्टेबल और एक सिंगल प्राइसिंग करी जा सके, जहां पे भी एक ग्रिड चलता है। So ये relevant article है, if you are a judiciary aspirant, I would suggest go through this. Next, explain page, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ इंडियन एक्सप्रेस का explain page मेरा favorite page होता है। Compulsorily, whether you are a CLAT aspirant or a judiciary aspirant, read this article. Delimitation. अगर आप CLAT LLB level पर एग्जाम दे रहे हो और चाहे आप जुडिशरी लेवल का बड़ा एग्जाम दे रहे हो, नीदर ऑफ द केस आपके लिए काम का है। डिलिमिटेशन क्या है? फर्स्ट 131 जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हो रहा था वो क्या था? डिलिमिटेशन अगर मैं आप लोग को आम भाषा में बताऊं, चेंजिंग द बॉर्डर्स और चेंजिंग द साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसी वो जगह होती है जिस ज्योग्राफिकल एरिया में एक एमएलए की सीट या एक एमपी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट होती है, और जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके हिसाब से सीटों के साइजेस को चेंज करा जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिलिमिटेशन। आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको मेंशन करता है कि ऐसी प्रोसेस करी जा सकती है। इसी प्रोसेस को करवाने की कोशिश करी जा रही थी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि सैटरडे को ये जो मैंने बताया 131st अमेंडमेंट बिल था, ये फेल हो गया, ये क्योंकि इसको समर्थन नहीं मिला ऑपोजिशन की वजह से, तो ये स्टे कर गया। प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड दिस आर्टिकल, ये बहुत रेलेवेंट है। आप लोग को ये भी याद रखना है कि 1971 के बाद से डिलिमिटेशन इस तरीके से इंडिया लेवल पर नहीं करा गया। 1971 की पॉपुलेशन जो थी उसी के हिसाब से अभी भी हम लोग अपनी सीट्स के आंकड़े को चल रहे हैं, ये चेंज नहीं करी गई। ये 2001 में चेंज होना था, फिर 2026 में चेंज होना था, दोनों बार नहीं हुआ। 2026 इज राइट नाउ गोइंग ऑन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेंसस की रिपोर्ट आएगी, जो कि इस समय करंटली सेंसस इंडिया में चल रहा है, उसकी हम लोग उम्मीद करते हैं कि मे बी 2028 या 2029 तक रिपोर्ट आ जाए, और उसके बेस पे अब ये चेंजेस नेक्स्ट होंगे। सो यू शुड नो दिस आर्टिकल, यू मस्ट नो दिस टॉपिक, चाहे आप क्लैट या जे कोई भी एग्जाम दे रहे हो। प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड दिस आर्टिकल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मालेगांव ब्लास्ट आर्टिकल आप स्किप कर सकते हो। ईरान वॉर का फर्टिलाइजर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट है, मेरे हिसाब से बहुत रेलेवेंट नहीं। Just in case if you want to go through this article to understand the concept, you may. Not a very very important article for us. आगे चलते हैं। Then again, अब ये सारे हमारे relevant नहीं। स्पोर्ट्स में आईपीएल इस समय चल रहा है, बट जब तक आईपीएल का फाइनल नहीं रिजल्ट आ जाता है तब तक इट्स नॉट वेरी रेलेवेंट। लीग मैचेस या जो रोज मैचेस हो रहे हैं, ये सब से हमारे से सवाल नहीं पूछा जाएगा। Yes, what is relevant for you? आप ये जान सकते हैं कि कौन से फेमस प्लेयर्स किस टीम को बिलोंग करते हैं, या कौन से टीम के ओनर्स कौन है। आई थिंक वो रेलेवेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू आईपीएल, बट उसके अलावा अभी हमारे लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट न्यूज नहीं है। फीफा कुछ दिन में आने वाला है, जब फीफा होगा सो रेलेवेंट होगा। स्पोर्ट्स में याद रखिए स्टूडेंट्स, जनरली जो सबसे बड़े इवेंट्स होते हैं इंटरनेशनली, इंडिया से रिलेटेड और इंटरनेशनली, उनको कौन जीता कौन हारा, उनके नाम क्या है, कहाँ वो ऑर्गेनाइज हुए, जनरली स्पोर्ट्स में ये न्यूज रेलेवेंट होती है। स्पोर्टिंग अवार्ड्स आप लोग के लिए रेलेवेंट होता है, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, इंटरनेशनली लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड्स, ये सब रेलेवेंट होते हैं। नाउ विद दिस आई वुड सजेस्ट, आज के न्यूज़पेपर में मुझे जो आप लोगों को चीजें मार्क करानी थी, दैट कम्स टू एन एंड। इतने आर्टिकल्स आप लोगों को फॉलो करने चाहिए, आप लोगों को पढ़ने चाहिए स्टूडेंट्स। याद रखिए ये मैं जो आपको मार्क करा रहा हूँ, दिस इज रेलेवेंट फॉर बोथ क्लैट एलएलबी एज वेल एज जुडिशरी पर्पसेस। द ओनली डिफरेंस इज कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता देता हूँ कि कुछ आर्टिकल्स
जुडिशरी के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, क्लैट के लिए रेलेवेंट नहीं, तो क्लैट वाले स्टूडेंट्स उसको स्किप कर सकते हैं। क्लैट के स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं करना होता, तो ऑब्वियसली आपको ऐसे की नज़र से कुछ नहीं देखना, यू जस्ट हैव टू नो द फैक्ट्स। फिर जुडिशरी वाले स्टूडेंट्स को ऐसे की नज़र से आर्टिकल्स कई बार ज़्यादा देखने होते हैं। क्लैट के स्टूडेंट्स को जब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, प्लीज मेक श्योर एडिटोरियल पढ़ते हुए, एक्सप्लेन पढ़ते हुए, always focus on the tone of the article. That is not very relevant for judiciary aspirants, but that is definitely relevant for CLAT aspirants because आप लोगों को reading comprehension करना और time bound manner में करना है. So newspaper remains same, पर थोड़ा थोड़ा difference हो जाता है whether we are aiming for a CLAT LLB or we are aiming for judiciary. अभी के लिए आज मैं इस डिस्कशन को स्टूडेंट्स यहीं रोकता हूँ. I'll see you tomorrow. Before I end the discussion, again passing on my number to you, 77068 93121 77068 मैं लखनऊ सिटी बेस्ड एक एजुकेटर हूँ. मेरी क्लैट की अकेडमी एंड जुडिशरी की अकेडमी लखनऊ में है, लेक्स लोसाई क्लैट अकेडमी, लेक्स लोसाई जुडिशियल अकेडमी. अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपका कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, प्लीज रीच आउट कर मी. बाय बाय एंड टेक केयर. हैव अ नाइस डे.